शीतल भाई, मैं इस पे एक और चीज आपको बता दूं। हम मतलब कल रात मैं नव वर्ष था तो कुछ लोगों का अमेरिका से फोन आया। हम और आप कॉमन रूप से उनको जानते हैं। उनका कहना यह था कि जो 25 तारीख को बड़े दिन के में हिंदुस्तान में हुआ है, कह रहे हैं उसके दो फर्क अमेरिका में हुआ। और ये एक नहीं, ये तीन चार लोगों ने अलग अलग जगह कहा, अलग अलग स्टेट्स में कहा। एक उन्होंने कहा है कि एक जनरल हेट्रेड टुवर्ड्स इंडियन वहां पे स्ट्रीट पे दिख रही है, जो मतलब लोगों को लगता है कि भाई आप ये कैसे कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नई चीज कहने लगे, एक दो दिन से शुरू हुई है। ये जितने आरएसएस वाले थे ये अपनी आइडेंटिटी अब छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके वो कह रहे हैं उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे वो हैं। और अभी तक ये अगर आपको याद हो, मतलब हम लोगों को भी हर जगह डिस्टर्ब करने आते थे। अब इनको लग रहा है कि नहीं नहीं, मुंह छुपाओ मुंह छुपाओ, क्योंकि अगर आइडेंटिटी रिवील हो गई तो यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं क्योंकि एक टिप्पणी मैं आपसे इसलिए इस पे चाहूंगा, ये लार्जर क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में हुआ है, ये कोई वन ऑफ नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये होता है तो मुझे हरदम ये लगता है कि ममदानी अगर वहां से उमर खालिद के इशू को उठाते हैं तो उसको गाली यहाँ पे कोई कुछ दे, लेकिन वो इशू तो अब इंटरनेशनल हो गया है। भारत को अब जवाब तो देना पड़ेगा एज अ कंट्री। हम जाएं, आप जाएं, मयूर जी, कोई भी जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके कोई भी अगर जाएगा तो उससे पूछा तो जाएगा कि उमर खालिद के लिए तुम क्या कर रहे हो। एक, और मैं साथ में आपसे एक और चीज इसलिए पूछ लूं कि ये जो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के ऊपर जो उन्होंने शिकंजा कसा है भारत में, ये जो शाहरुख खान को लेके, मतलब ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। बीसीसीआई अब उसको कह रही नहीं नहीं, इसको हटा देंगे, इसको निकाल देंगे। मैं थोड़ा उस पर भी एक टिप्पणी समझने के लिए चाहूंगा कि ये भारत कितना भिन्न है। हम बहुत हालांकि हम एक ही राष्ट्र थे, उसके दो हिस्से हो गए, बहुत सी चीजों में हमारा डीएनए एक था। लेकिन क्या आपको लग रहा है ना कि ये जो दो यूट्यूबर्स, तीन जर्नलिस्ट, दो आर्मी ऑफिसर्स, इनके साथ जो आजीवन कारावास हुआ है, ये सांकेतिक है और बाकी लोगों के लिए ये मैसेजिंग भी होती है। जो मयूर जी कह रहे थे ना, जब किसी का चैनल बंद किया जाता है, डिमोन, हम सब लोग के हो रहे हैं, डिमोनेटाइज हुआ, आईएनबी से मेरे पास भी नोटिस आई, पेशी हुई, तो ये एक तरह से बाकी लोगों के लिए भी एक बताया जाता है कि जरा संभल के ठीक से रहना। शीतल भाई, देखिए, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में बहुत कुछ चीजें हमसे पहले से हो रही थी। हमारे यहाँ भी उस वृत्ति के लोग पहले भी थे, साथ साथ ही ये सब एक साथ पैदा हुए हैं और ये सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कोख में पैदा किए गए थे। ये वो लोग थे जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये देश कभी आजाद होगा या खुद मुख्तार हो सकेगा। इनको लगता था कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें हमको भी बीच में एक पोजीशन मिल जाएगी कि सबसे ऊपर तो ब्रिटिश साम्राज्य रहेगा लेकिन अपना मोहल्ला खुद चलाने का कुछ जैसा अधिकार होता है, उस तरह की कोई अरेंजमेंट, म्यूनिसिपैलिटी का राइट्स हमारे पास होंगे और उस तरह के राइट्स में हम हिस्सेदार हो जाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के, तो साहब खुश होंगे। तो जो लोग ये सब करते हुए आगे बढ़े और जिन्होंने इस देश के टुकड़े कर दिए आजादी के समय, जिस विचार की वजह से टुकड़े हुए, वो विचार भारत में कमजोर रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो सहजोर था पहले से। और बीच बीच में वहां आर्मी आके हस्तक्षेप करके चीजों को कब्जा कर लेती थी और वे करती रही, कभी फिर छोड़ देती थी, फिर चुनाव हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो दखल वहां उनका बना रहा। उस सिलसिले में ये हुआ है। लेकिन हमने पिछले 11-12 सालों में जो अर्जित किया है, अब हमने जो बीएनएस बना लिया है, बीएनएस 152 में देख रहा था, ये कानून जो है, जो हमने अभी 2024 में लागू कर लिया है, इसमें और पाकिस्तान में जो सजा हुई है बहुत अंतर नहीं है। इसमें भी हम कह रहे हैं कि हम इसमें उम्र कैद तक दे सकते हैं। मिनिमम तो हम 7 साल की जेल और जुर्माना करेंगे ही करेंगे। इसमें उम्र कैद तक हम पहुंच गए हैं। सिर्फ ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी बीच में लगा हुआ है कि साहब सरकार की आलोचना जो है राष्ट्रद्रोह नहीं है, लेकिन अमल में हम ये पा रहे हैं सरकार क्या, प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर लोग जेलों में डाले गए हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर जेलों में डाले गए हैं, और तो और डीएम की आलोचना करने पर डीएम ने उठा के बंद करा दिया है। तो हम अमल में तो लगभग आसपास है और कानून बनाया भी हमने करीब करीब है। कुछ हमारा कई बार अभी चूंकि 70-75 साल हमने लोकतंत्र को प्रैक्टिस किया है और उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस ने अपना अपना जिसका जो हिस्सा है कुछ न कुछ टांग सबने लगाई है, उसकी वजह से हम एकदम उनकी तरह से वस्त्र विहीन नहीं खड़े हैं
लेकिन हमारे वस्त्र भी चारों तरफ से फट गए हैं, और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कपड़े पहने हुए हैं और दुनिया जान रही है कि हमारे कपड़े उतर चुके हैं, क्योंकि हम कर वही सब रहे हैं। अब ये जो मामला आपने बताया उमर खालिद वाला, ये मामला तो हमारी पूरी नाक काटने के लिए राष्ट्रीय मंचों पर अब पर्याप्त है, इसलिए भी कि अब जैसा आपने कहा कि ममदानी जैसा आदमी इसको स्वर दे रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी का मेयर है, और वहां बैठे होने के नाते उसकी वॉइस हम चाहे या न चाहे गूंजेगी जरूर। और हमारे यहाँ कोई इसका लक्षण नहीं दिखता दूर दूर तक कि हम इसमें कोई सुधार करने वाले हैं, बल्कि हमारे यहाँ रोज बांग्लादेश से एक घटना आती है किसी हिंदू पे अत्याचार की, भारत में 25 वीडियो आ जाते हैं मुसलमानों को बांग्लादेशी बता के पीटने, मारने, लिंच करने की कोशिश, या इवन नॉन मुसलमानों को भी पूछने, अगर वो बंगला बोल रहे हैं तो बेचारे खतरे में हैं। और हर बंगाली, हर नॉन बंगाली स्टेट में इस समय विजिलेंटे ग्रुप्स का और पुलिस का, दोनों का के सवालों का सामना करने और हर समय अपने डॉक्यूमेंट अपनी जेब में लेके चलने को अभिशप्त है। सबसे गरीब आदमी इस कठिनाई में, इस जाड़े में सबसे ज्यादा अभिशप्त है, जब सैकड़ों लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सबके सिर पर लटक रहा है कि साहब आप किसी का ऐसे घर नहीं गिरा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने अपने को जैसा असहाय कर लिया है। अभी कल मध्य प्रदेश से वीडियो आया हुआ है कि एक ऐसी हिंदू मुस्लिम घटना में वहीं खड़े खड़े भीड़ ने बुलडोजर मंगवा के अपने सामने घर गिरवा दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। यानी अभी हमने आंदोलन किया किसी बात पे, अभी की घटना है, और तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोजर लेके आ गया और उसने मुस्लिम लोगों के घर गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हैंग इन कर रहा है। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमने कागज पे तो थोड़ी बहुत चीज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से थोड़ी बहुत साफ रखी है, लेकिन अमल में अब हमने उनको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। सेना की बात हो रही थी, अब जितने भी सैनिक स्कूल हैं इनके संचालन में 70% तक आरएसएस पहुंच चुका है, और ये 100% बहुत जल्दी हो जाएगा। पूरा सिस्टम उन्होंने निगल लिया है। औसतन हर यूनिवर्सिटी निगल ली है, वाइस चांसलर्स उनके हैं। जितने असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो रहे हैं, सब उसी स्कूल से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह के पुराने तमगों से लाए जा रहे हैं। और उससे यूनिवर्सिटीज का जो आप जान ही सकते हैं शैक्षणिक माहौल ऐसा हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी फैकल्टीज खाली पड़ी हुई, कोई जा ही नहीं रहा है भाई, जबकि फीस इन सब चीजों की 3-3, 4-4 गुना बढ़ा ली गई है, कुछ मामलों में 120% बढ़ा ली गई है, पीएचडी के सेक्शंस घटा लिए गए हैं। तो हम रास्ता हमें वही पकड़ा हुआ है, और अब दक्षिण एशिया में कोई किसी दूसरे को नहीं कह सकता कि तुम तो गलत हो, क्योंकि वो दूसरा तुरंत बताएगा कि अपने तुम्हारी तरफ जो 3 उंगली घूम रही है उनको जरा देखो तुम कितने कितने गलत हो। सबके पास सैंपल्स है, हम उनके 2 बताएंगे, वो हमारे 5 बताएंगे, हम उनके 5 बताएंगे, वो हमारे 15 बताएंगे। पूरा दक्षिण एशिया बर्बादी की ओर बढ़ चला है। देखिए हम कितने जल्दी बर्बाद होते हैं, हम में से कौन सबसे आगे निकलता है अब हम इस दौड़ में। नहीं शीतल जी, मैं एक चीज और आपसे इसलिए पूछ लूं क्योंकि आप सब लोगों के जब पत्रकारिता के आपके बिल्कुल हेड डेज थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपने बहुत से गुंडों के अगेंस्ट लोग लिखते थे, डाकुओं के अगेंस्ट लिखा, माफिया, दबंग, लेकिन मैंने नहीं सुना आप किसी माफिया या किसी दबंग या किसी डाकू या किसी ने फोन करके, हो सकता है किसी से कहा हो भाई आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, अरे, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने किसी को धमकाया हो कि हम तुम्हें देख लेंगे। ये माफिया और गुंडों से ज्यादा बड़ी एक जमात आजकल पॉलिटिकल लीडरशिप की हो गई कि ये लोग आपको जिस ढंग से घेरते हैं, नाम मैं नहीं ले सकता हूं, बॉलीवुड का एक बड़ा डायरेक्टर वो शिफ्ट हुआ है बेंगलोर, और उसने कहा कि मैं इसलिए शिफ्ट हुआ, उसने एक बड़े एक्टर का नाम लिया कि उसके पिता के 30 साल पुरानी कोई फाइल खोली गई है, और उससे कहा गया कि नहीं आओगे तो फिर तुम्हारे पिता को अंदर डालते हैं। कहने लगा आप, और वो बेंगलोर इसलिए आए क्योंकि वहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो उसका कोई कांग्रेसी नहीं है वो, लेकिन उसने कहा कि यहाँ कम से कम मैं रह सकता हूं। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी, एज पत्रकार आपको कभी खौफ नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ कि इस गुंडे के अगेंस्ट, इस माफिया के अगेंस्ट, दबंग के अगेंस्ट कर रहे हैं, अकेले स्कूटर पे आदमी रिपोर्टिंग कर रहा है। आज के दौर में
कार में बैठ के भी अगर आप चल रहे हैं तो आपको लगता है कि मालूम नहीं कल सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, जब हम लोग पत्रकारिता में आए तो आपके भाई साहब एमपी बन के आए थे और मैं पत्रकार बन के आया था, तब एमएलए थे वो, सॉरी जी एमएलए जीत के आए थे फरेंदा से। जी और ये आनंद जी के बड़े भाई साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, हर्षवर्धन जी मरहूम, तो वो भी बड़े दबंग माने जाते थे। लेकिन वो किस तरह के दबंग थे कि किसी गरीब आदमी के यहाँ कुछ परेशानी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई एसडीएम है, पुरुष है, महिला है, कोई दिक्कत कर रही है, तो वो जाके वहां लड़ जाने वाले, धरना देने वाले और इवन मारपीट जरूरत हो तो कर लेने वालों के नाम पे आते थे। लेकिन वो कभी किसी से पैसा वसूली करने या किसी के यहाँ गुंडागर्दी करने या किसी किस्म के किसी भी तरह का आप क्राइम उसमें नहीं जनरेट कर सकते। उन पर बहुत मुकदमे हुए होंगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो सब यही रहे होंगे कि उन्होंने किसी समस्या पर, किसी गरीब के लिए, किसी इशू पर अपने आप को वो किया। वो उस जमाने में इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में थे। इनमें से किसी की जो निजी खातों की डिक्लेरेशन थी वो करोड़ों में नहीं आती थी। लेकिन अब तो हमारे एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ आदिवासी और दलित सांसदों को आप हटा दें तो 1% सांसद भी ऐसे नहीं हैं जो करोड़पति न हो, नंबर 1। और उसमें तो बहुत सारे बहुत ज्यादा बड़े करोड़पति हैं। यानी ये सब निश्चित तौर पर सब के सब ये पॉलिटिकल कार्डर तो नहीं है, ये पॉलिटिक्स से नहीं आए हैं। एक्चुअली अब कार्यकर्ताओं को कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती है। हर पार्टी अब उसके पास एक शब्द आ गया है, विनेबिलिटी, जीतने वाले को टिकट देते हैं। जीतेगा कौन? जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकेगा। तो धीरे धीरे नहीं, अब एकदम साफ साफ राजनीति राजनीतिज्ञों के हाथ से तो जा चुकी है। अब सब जगह तो जब पैसे वाले ही लोग सांसद बन रहे हैं, और फिर जाहिर है कि गुंडे, आज अपराध तो अब जो माफिया, और जिसको हिंदू माफिया को बाहुबली कहते हैं, मुस्लिम माफिया को माफिया कहते हैं, ये सब जो चीजें हैं, इसमें ये सब भी लोग अब बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं। ये अपराध जो है ये संगठित कारोबार है। कोई बालू खोदने का संगठित कारोबार बंदूक की नोक पे कर रहा है, कोई जो है ये जो पशु आपके होते हैं, अभी बहुत सारे उप मुख्यमंत्री वगैरह तो ऐसे हैं जो इसके पहले ये जो जिस गौ हत्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वही करके पैसे वाले बने हैं, बड़े बने हैं, टिकट खरीद के माननीय बन गए हैं। तो ऐसे ये सब लोग सिंडिकेट्स हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत पैसे दे सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे उभर के आ गए जो पैसे पर टिकट देने लगे, और फिर सभी पैसे पर टिकट देने लगे, और फिर सब पैसे वालों को टिकट देने लगे। इस तरह से अब राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो चुका है। जो लोग हैं ऊपर, वो अब कोई, इसीलिए वो संसद में हो, सड़क पे हो, किसके माइक के सामने हैं या किस स्थान पर हैं, फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वही शब्द जो अनुराग द्वारी संवाददाता से इंदौर के एक बहुत बड़े नेता ने कहा, जिसको हम आप नहीं प्रयोग करेंगे, वो वही है उनके लिए। एक्चुअली अब जो संवाद की बुनियाद है वहीं से शुरू होती है, और वो राजनीति को और विमर्श को वहीं पहुंचा चुके हैं। जी।